हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम 2 वॉट मीटर मेथड को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने 2 वॉट मीटर मेथड का जो बेसिक सर्किट डायग्राम था और जो लाइन और फेज़ वोल्टेजेस थे 3 फेज़ सप्लाई के लिए, वो सब हमने डिस्कस किए थे कि 3 फेज़ सप्लाई हमें क्यों चाहिए होती है, और अगर आपने सप्लाई को 3 फेज़ में प्रोवाइड किया है लोड के अक्रॉस तो आप 2 वॉट मीटर लगा के भी टोटल पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम डिटेल फेज़र डायग्राम बना के और हम ये कैलकुलेट करेंगे कि जो इंडिविजुअल वॉट मीटर है वो हमें क्या रीडिंग दे रहा है। फिर उसके बाद में हम जो सर्किट में पावर फैक्टर कैलकुलेशन है उसको सीखेंगे, और जो प्रॉब्लम्स आएंगी आपके ऑब्जेक्टिव पोर्शन के साथ, या आपको स्टेटमेंट वाइज जो प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें आपसे डिफरेंट केसेस पूछे जाते हैं कि इफ़ बोथ द वॉट मीटर रीड्स सेम द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज दिस, इफ़ बोथ द वॉट मीटर रीड्स अपोजिट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। तो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट केसेस इससे अराइज हो जाते हैं, तो हम उन सबको डिस्कस करेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव पहले हम उसको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं ताकि आप उस पोर्शन को लिख सकें। अगर आपका सब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव आपका एक प्रॉब्लम है या सब्जेक्टिव आपको आंसर डिस्क्राइब करना है डिटेल में, तो वो वाला पोर्शन आपका कवर हो जाएगा, और उसके बाद हम जितने भी स्टेटमेंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है उन सब केस को स्टडी करेंगे। तो मैं आज वापस थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ कि हमने किस तरह से 3 फेज सप्लाई में 2 वॉट मीटर लगा के और टोटल पावर कंज्यूम्ड इन लोड पड़ी थी। तो अगर हम इसको हम रिवाइज कर लेते हैं रिकेप उसको कि कैसे हमने ये आपके 3 फेज़ वोल्टेजेस थे। अगर मान लीजिए V1, V2 और V3 अगर आप इसे कंसिडर कर रहे हैं इस ब्रांच में, अगर I1 इधर I2 और इधर I3, आप 3 फेज़ में आप सप्लाई जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंड ब्रांच को अगर आपने कॉमन टर्मिनल बनाया है तो 2 वॉट मीटर लगा के आप सर्किट में टोटल पावर कंज्यूम्ड रीड कर रहे थे। मैं इसका डिटेल फेज़र डायग्राम बनाना चाह रही हूँ, और इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। अगर इसको आपने P1 बोला है और इसको आपने P2 बोला है, ये अगर आपकी लाइन 1, ये लाइन 2 और ये लाइन 3 है, ठीक है। तो इस सेटअप में हमने कल पढ़ लिया था कि हमें P1 प्लस P2 इज सम ऑफ V1 I1 प्लस V2 I2 प्लस V3 I3, ये कल हमने पढ़ा था। P1 प्लस P2 विल बी V1 I1 प्लस V2 I2 प्लस V3 I3, दिस इज टोटल पावर कंज्यूम्ड इन सर्किट। आपने ये कल हमने डिराइव कर लिए हैं। अब हम इंडिविजुअल उसकी बात कर रहे थे। P1 ने क्या पढ़ के दिया था हमें, वॉट मीटर 1 क्या पढ़ता है, कॉइल जो करंट कॉइल है उसमें करंट I1 और पोटेंशियल कॉइल और करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल के बीच में फेज डिफरेंस, यही पढ़ा था ना हमने, CC और PC के बीच में फेज डिफरेंस, दैट वाज V1 माइनस V2। देखिए इसकी ये CC है और ये इसका ये CC है और ये PC, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है। अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें तो V1 माइनस V2, तो ये मैंने लिखा V1 माइनस V2, और इसकी CC में करंट कितनी है I1, ठीक है। इसी तरह से P2 क्या पढ़ के दे रहा है आपको, P2 पढ़ के दे रहा है, इसकी CC में करंट आपको मिल रहा है I3, और इन दोनों के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है V3 माइनस V2। तो ये हम टर्म लिख लेते हैं कि हमें ये रीडिंग पढ़नी है। अब हम फेज़र डायग्राम से P1 की रीडिंग और P2 की रीडिंग जो है वो VRMS वैल्यू और पावर फैक्टर के साथ कैसे मैच करेगी उसको हम पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे एक डिटेल में उसका फेज़र डायग्राम बनाती हूँ। 3 फेज सप्लाई, बैलेंस 3 फेज सप्लाई के लिए हम डायग्राम बना रहे हैं। ये आपका V1 बैलेंस 3 फेज सप्लाई में हमने पढ़ा था कि V1, V2 और V3 इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड था, V1, V2 और V3 का जो फेज वोल्टेज थे उनका मैग्नीट्यूड आपने अगर V से डिफाइन किया था तो लाइन वोल्टेजेस हमने निकाले थे, V1 माइनस V2 हमने निकाला था √3V।
ये हमने निकाले थे ना कि आपके अगर फेज वोल्टेजेस है तो ये आपका लाइन वोल्टेज होगा, ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम फॉर टाइम बिंग अगर हम इसको फेजर डायग्राम पे कॉन्सेंट्रेट करें तो इन सब का मैग्नीट्यूड सेम है और ये सब जो है वो 120 डिग्री अपार्ट है ना, 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पे ये है, ठीक है, 120 डिग्री। ठीक, अभी आपने क्या इसको इसके साथ करंट बनाए, ये जो करंट I1 है, ठीक है, अभी मैं आपको कैपिटल लेटर में लिख रही हूँ, ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है आपका VRMS वैल्यू फर्स्ट फेज लाइन के लिए और ये उसकी RMS वैल्यू, केवल आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इनको लिखा है। आप इसको स्मॉलर वन भी अगर ऐसे I1 भी लिखते हैं तो भी वही बात है, ठीक है। तो अभी एक मोर क्लियरिटी के लिए मैं थोड़ा सा इनको बोल्ड में लेने के लिए ऐसे लिख लेती हूँ, ठीक है। ये V1 को I1 किस फेज के साथ फॉलो अप कर रहा है, इनके बीच में फेज डिफरेंस लोड के अकॉर्डिंग मान लीजिए 5 है, ठीक। P1 क्या पड़ता है, I1 और V1 माइनस V2 का प्रोडक्ट पढ़ के दे रहा है, तो ये V1 है, ये V2 है। अगर आप माइनस V2 को ड्रॉ करेंगे, माइनस V2 विल बी 180 डिग्री। इन सब का जो मैग्नीट्यूड है, सब का मैग्नीट्यूड V है ना, ये सब इक्वल मैग्नीट्यूड के फेजेस है। अगर आप इनका फेजर डायग्राम बनाते हैं तो सब इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। अगर आप इसको 180 डिग्री फ्लिप करेंगे तो ये इसके बिल्कुल मिड सेक्शन में आएगा, ये सब V इस तरह से 3 बराबर आपके फेजर क्वांटिटीज है। तो अगर आप इसको माइनस V2 बनाना चाहें, अगर ये V2 है, माइनस V2 का मतलब होता है इस फेज को 180 डिग्री फ्लिप करना, तो अगर आप इसको फ्लिप करेंगे तो ये बन गया आपका माइनस ऑफ V2, ठीक। अगर इन दोनों के बीच में 120 का एंगल था तो ये जो एंगल है, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ये इसका रीज़न ये है कि ये सब जो है सेम अमाउंट के या सेम मैग्नीट्यूड के फेजर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो ये आ गया V1 और ये आ गया माइनस ऑफ V2। अब अगर आप इसको सम करेंगे तो आपको जो इन दोनों का सम मिलेगा वो यहाँ पे ब्लैक से बनाए, यहाँ पे आपको ये मिलेगा V1 माइनस V2 का फेजर सम आपको यहाँ मिलेगा। फिर ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के थे तो ये जो एंगल बनेगा आपका, ये वाला एंगल जो बनेगा, ये वाला एंगल बन जाएगा 30 डिग्री। अगर V1 और माइनस V2 के बीच में 60 डिग्री का एंगल था तो जब आप V1 माइनस V2, ये माइनस V2, इनका जब फेजर सम करेंगे तो इनके बीच में आपको ये क्वांटिटी मिलेगी और ये जो क्वांटिटी है इसका एंगल वापस ये मिड सेक्शन को ही कट करेगा और आपको ये 30 डिग्री पे मिलेंगे। आई बात समझ में? यहाँ पे बैलेंस 3 फेज सप्लाई की बात हो रही है तो सभी जो फेज वोल्टेजेस हैं वो सेम एम्पलीट्यूड के हैं। तो जब भी आप इनका फेजर सम कर रहे हैं तो आपको इस तरह से जो आपका फेज डिफरेंस है वो उसी प्रोपोर्शन में सेम मैग्नीट्यूड में है तो हाफ हाफ उसके सेक्शन में आपके फेज डिफरेंस आपको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं। अब अगर आप ये कैलकुलेट करें क्या पड़ता है P1 पड़ रहा है I1 और V1 माइनस V2, I1 ये है और V1 माइनस V2 ये है और उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, उन दोनों के फेज बीच में डिफरेंस है 30 प्लस 5, ठीक है ना, ये हुआ। और V1 माइनस V2 का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो V1 माइनस V2 हमने क्या निकाला था, √3V। अगर कैपिटल V से लिख रहे हैं या VRMS से लिख रहे हैं, स्मॉल v से लिख रहे हैं, दिस इज अ सिंपल फेज वोल्टेज जो आपको RMS वैल्यू ऑफ फेज वोल्टेज। तो अगर आप V1 माइनस V2 को लिखें तो दिस इज √3 VRMS, तो V1 माइनस V2 √3 VRMS, I1 इज IRMS, ठीक है। I1 इक्वल्स टू IRMS, जो सारी लाइन करंट्स हैं वो आपकी फेज करंट्स हैं, दे आर सिमिलर इन मैग्नीट्यूड। हमने कल के वीडियो में पढ़ा था I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3 इक्वल्स टू I, ये पढ़ा था ना हमने, ये कल हम अपने उसमें इंट्रोडक्शन टू 3 फेज सप्लाई में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका IRMS आ गया है और इन दोनों क्वांटिटी के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 30 प्लस 5, ये हो गया ना 30
ये 30 और ये 5, देखिए ये है V1 माइनस V2, ये है I1, और इन दोनों के बीच में ये आ गया है एंगल, ये वाला एंगल, कंसोलिडेटेड जो एंगल आपको मिला है दैट इज 30 प्लस ये वाला एंगल 30 प्लस 5। तो वॉट मीटर 1 ने क्या रीड किया, वॉट मीटर 1 ने जो रीडिंग दी P1 दैट विल बी √3 VRMS IRMS cos ऑफ 30 प्लस 5। ठीक है, ये आपकी हो गई है वॉट मीटर 1 की रीडिंग। ये आपको अगर डेरिवेटिव और डिस्क्रिप्टिव उसको डिटेल में रीडिंग इन 2 वॉट मीटर मेथड आपको एक्सप्लेन करना है या डिराइव द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फैक्टर कैलकुलेशन, तो आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो अप करते हुए इस फेजर डायग्राम को डिटेल में बनाना है। और आप इस फेजर डायग्राम को डिटेल में बना लेंगे एक बार अगर आपने इसको डिटेल में थोड़ा सा बड़े साइज़ में अपनी जो भी आप नोटबुक जिसमें आप इस सब्जेक्ट को लिख रहे हैं, अगर आप बड़े साइज़ में इसको अलग अलग कलर से मेंशन कर लेंगे तो इसका जो इम्प्रेशन है वो आपको मदद करेगा रिकॉल करने में जब आप एग्ज़ाम में अपने इस तरह के स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे कि एक वॉट मीटर में 30 प्लस 5 हो जाएगा और दूसरे वाले अब इसी तरीके से अब अगर आप I3 और V3 माइनस V2 निकालेंगे तो P2 की जो रीडिंग है दैट विल बी P2 विल रीड √3 VRMS IRMS cos ऑफ 30 माइनस 5। यहाँ पे 30 अगर आप V2 माइनस V3 निकालेंगे तो ये आपका माइनस V3 चला जाएगा, ये आपका हो गया माइनस ऑफ V3, इसके साथ ही आपकी I2 थी और इसके साथ ही जो आपकी थी ये आपकी I3 थी। आपको निकालना है V3 माइनस V2, तो V3 माइनस V2 ये आपका 5 एंगल था और V3 माइनस V2 का सम यहाँ कहीं आएगा बिल्कुल बीच में 30 डिग्री पे, है ना। तो V3 आपका ये है, ये माइनस V2 आ गया, इनके बीच में 60 डिग्री एंगल था। अगर आप V3 माइनस V2 को कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला एंगल जो है वो आपका 30 डिग्री, दोबारा से ये आपका 30 डिग्री आ जाएगा ना, ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा। V3 और I3 के बीच में 5 एंगल था, V3 माइनस V2 और I3 के बीच में क्या एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। आपका जो सेकेंड वॉट मीटर वो क्या पढ़ रहा है, I3 और V3 माइनस V2, तो ये वाला जो फेज है वो है V3 माइनस V2, ठीक। और ये है I3, ये वाला एंगल अगर टोटल 30 था, ये 5 था, तो ये एंगल जो इसने रीडिंग ली है दैट इज 30 माइनस 5, ये हो गया ना 30 माइनस 5। तो एक वॉट मीटर में अगर 30 प्लस 5 आएगा तो दूसरे वॉट मीटर में आपको 30 माइनस 5 आएगा। तो ये आपकी रीडिंग्स हो गई है वॉट मीटर 1 की और ये आपकी रीडिंग हो गई है वॉट मीटर 2 की। इस फेजर डायग्राम को आप डिटेल में बनाइएगा, ये आपको वापस फास्ट रिकॉल करने में मदद करेगा एज वेल एज आपके जो कंफ्यूजन है, जो हम जो फॉर्मूला जब फाइनली रिकॉल कर रहे होते हैं तब हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं, या हम उस ऑब्जेक्टिव को अटेम्प्ट करते वक्त बहुत सारे ऑप्शंस आपको एक जैसे दिखते हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में समझ लें तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मैं इन 2 वैल्यूज़ को आगे रख के और कैरी ऑन करती हूँ हमारे अगले टाइप ऑफ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में कि क्या तरह से बनेगा। तो अगर P1 और P2 को मैं वापस रीराइट करूँगी, आई थिंक आई शुड ऑल्सो दिस, एंड हम केस स्टडी जो है उसको हम शुरू करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है कि P1 ने क्या रीड करके दिया आपको, P1 ने रीड किया है √3 VI जनरलाइज। यहाँ पे आप इसे इनकी RMS वैल्यू से लिखिएगा, मैं सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ी सी एक्सप्रेशन को इसको अब P2 इज √3 VI cos ऑफ 30 माइनस 5, ठीक है। इन दोनों कंक्लूजन पे बेस्ड अगर आप इनको सम और डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो मैंने रेफरेंस के लिए लिख रखे थे P1 प्लस P2 विल बी 3 VI cos of 5 and P1 minus P2 will be under root 3 VI sin of
फाइव। आप cos 30 माइनस 5 को और एक्सपेंड करेंगे तो होगा ना cos 30 cos 5 माइनस प्लस sin 30 sin 5, और उनकी वैल्यू लिख के जब आप इनको एक्सपेंड कर लेंगे तो आपको ये आपका सेकंड जो समरी है वो आपको मिल जाएगा। ये हमारे पावर फैक्टर कैलकुलेशन के लिए आपका स्टेप है जो हमें मेंशन करना है और जिसे हमें अभी मेंटेन करके आगे पावर फैक्टर कैलकुलेशन करना है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन में से इसको इससे डिवाइड करके और पावर फैक्टर निकालने की कोशिश करें तो tan ऑफ 5 आ जाएगा ना, sin 5 बाई cos 5 करके। tan ऑफ 5 विल बी √3 P1 माइनस P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों जनरली प्रॉब्लम किस तरह से बनती है कि 2 वाट मीटर मेथड में हमने पावर मेजरमेंट किया, एक वाट मीटर ने ये पढ़ा, दूसरे वाट मीटर ने ये पढ़ा, कैलकुलेट द पावर फैक्टर इन द सर्किट। तो अगर आप tan ऑफ 5 से 5 निकाल लेते हैं तो आप cos 5 करके आप जो आप पावर फैक्टर आपको कैलकुलेशन करनी है, पावर फैक्टर जो होगा आपका वो हो जाएगा cos ऑफ 5। तो इससे आप 5 निकाल सकते हैं ना, tan इनवर्स। आप अपने कैलकुलेटर से इसका वैल्यू निकालिएगा, और अगर आपको किसी एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो जो भी अगर आपका tan 5 की वैल्यू x बाई वाई आया है तो x बाई वाई से आप इसको निकाल के और अपना पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं, जैसे भी आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अब इन समरी के साथ जो प्रॉब्लम बनेगा वो इस तरह से डिफरेंट केसेस को हम डिस्कस करते हैं। डिफरेंट केसेस में आपको पहला केस अगर मानते हैं कि इफ़ both the watt meter read same, इस केस को डिस्कस करें। that says P1 minus P2 equals to 0, it implies P1 equals to P2. this is case 1। ठीक है, केस 1। ये जो केसेस हम पढ़ रहे हैं ये सीधे स्टेटमेंट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक बड़ा पोर्शन है, सो बी केयरफुल। और इन दो फॉर्मूला को याद कर लेने के बाद आप बिल्कुल फ्यू सेकेंड्स में आप इनको आंसर दे देंगे। इफ P1 इक्वल्स टू P2 दैट मीन्स बोथ वॉट मीटर रीडिंग सेम, वॉट मीटर रीड्स सेम। ठीक है ना, इस केस में क्या होगा, ध्यान दीजिए कि अगर P1 माइनस P2 0 है दैट सेज sin 5 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है sin 5 इक्वल्स टू 0, 5 इक्वल्स टू 0, सो cos ऑफ 5 विल बी 1। ठीक, आपका जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी पावर फैक्टर होगा। व्हेन बोथ द वॉट मीटर रीड सेम, पावर फैक्टर इज 1, पावर फैक्टर इज ये। अब ये आप और बताइए कि अगर आपका 5 0 है तो टाइप ऑफ लोड विल बी रेजिस्टिव। जब रेजिस्टिव लोड होता है तो आपका जो फेज एंगल है, जो फेज डिफरेंस है वो 0 रहता है, और उस केस में आपका जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी हो जाता है। ठीक, अब आप केस 2 को स्टडी करें। केस 2 में ऐसा आता है, आपसे कहा जाता है बोथ द वॉट मीटर रीड्स अपोजिट। What does it mean? P1 plus P2 equals to 0. P1 equals to minus of P2. Watt meter reads opposite. ओके, इस केस में आपका क्या होगा, इस केस में देखिए कि अगर आपका P1 प्लस P2 0 है तो cos of 5 इक्वल्स टू 0, cos of 5 इक्वल्स टू 0। तो यही आपका पावर फैक्टर है, यही आपका वैल्यू सीधा डायरेक्ट आ गया कि पावर फैक्टर आपका 0 होगा। अगर इस केस में पूछा जाए कि आपका लोड क्या है, लोड इज प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव। ओके, तो इस केस में आपका ये केस सेकंड हो गया। इसी तरीके से आपसे अगर पूछा जाए, मैं इसी प्रोसेस को अगर कंटिन्यू करूं, आपसे पूछा जाए कि इफ वन ऑफ द वॉट मीटर रीड्स 0, इफ वन ऑफ द वॉट मीटर रीड्स 0 तो पावर फैक्टर क्या होगा। इस जगह पे आए, अगर P1 0 है तो भी tan 5 इज माइनस √3, और P2 0 है तो भी tan 5। एक केस 3 में यहीं पे कंटिन्यू करती हूँ बिना किसी मैटर को इरेज किए। केस 3 1 ऑफ रीडिंग इज 0। ठीक है, व्हाट डज इट से, आइदर P1 इक्वल्स टू 0 और P2 इक्वल्स टू 0। दोनों ही केस में आपका tan 5 जो है वो प्लस माइनस
60 डिग्री हो जाएगा। प्लस माइनस 60 डिग्री होने का मतलब क्या होगा, कॉस माइनस ऑफ थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा। तो पावर फैक्टर को आप सिंपली मेंशन कर रहे हैं। तो tan phi अगर आपका 60 है तो पावर फैक्टर विल बी cos 60 विल बी 0.5। इस केस में आपका जो पावर फैक्टर है वो 0.5 हो जाएगा। तो ये सारे डिफरेंट केसेस है। पावर फैक्टर अगर आपका 0.5 से कम होने लगेगा तो वन ऑफ द वॉट मीटर विल रीड नेगेटिव। यहाँ पे वन ऑफ द वॉट मीटर रीड नेगेटिव का मतलब ये है कि आप जब सेटअप करके रीडिंग लेना चाहेंगे तो आपको एक वॉट मीटर में रीडिंग नहीं आएगी। आप अगर उसके टर्मिनल्स को पीसी और सीसी के कनेक्शंस को चेंज करेंगे और उस वक्त अगर आपको रीडिंग मिलती है तो उस रीडिंग को आप माइनस ऑफ वॉट में कैलकुलेट करेंगे। ये इस तरह के हम जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं तो उसमें या तो आपको दिया होता है कि P2 रीड्स -500 वॉट तो आपने सीधा लिख दिया, या ऐसे कहा जाएगा कि P2 रीड्स विद द बाय रिवर्सिंग द कॉयल कनेक्शन ऑफ वॉट मीटर। तो उस केस में आपको आपका जो वॉट मीटर का रीडिंग है उसे माइनस साइन के साथ ट्रीट करना है। फिर आपको इन फॉर्मूला में रख के और आपको आपका जो पावर फैक्टर कैलकुलेशन या जो भी इंडिविजुअल पावर पूछी गई है उसे आप कैलकुलेट करेंगे। व्हेन पावर फैक्टर इज बिलो 0.5 one of the watt meter will give a negative reading that we can note down by reversing the connection of current coil and potential coil of that particular watt meter, and this reading is treated as negative reading। तो ये सारे केस स्टडी हो गए हैं। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके से 2 वॉट मीटर मेथड पे कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हैं ताकि वॉट मीटर का जो सेक्शन है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आ जाए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।